दोस्तों, चित्रकूट के दो बच्चों के अपहरण कांड में क्या सरकार से या पुलिस से कहीं कोई तो चूक हुई है? आखिर अपहृत बच्चों के पिता इतने गंभीर आरोप पुलिस पर क्यों लगा रहे हैं? जिस संस्था की डायरेक्टर अपराधी और अपराधियों का शरणदाता हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? पुलिस को गुमराह किया गया। पुलिस को वहाँ संस्थान का डायरेक्टर ने गुमराह किया। जब भी पुलिस मौके में पहुँचने वाली थी, उसको दूसरी तरफ और पुलिस घूम रही थी। पुलिस का तो फर्ज था आपकी बात को सुनना और अपने मन का काम करना, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस ने उनके हिसाब से काम क्यों किया। पुलिस से कई बार कहा गया कि अपराधी अपराध करके भगा, इसके आगे का लोकेशन नहीं है, इसके अंदर आप घर घर की छानबीन लीजिए। आखिर क्यों नहीं ली? आखिर डायरेक्टर के कहने पे उस पुलिस गुमराह हुई। डायरेक्टर ने कहा नहीं, ये तो मेरे लोग हैं, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। और लास्ट में पता लगा वहीं से 200 मीटर में वो अपराधी उन बच्चों को छुपाए है। उसी पुजारी के घर में वो अपराधी उन बच्चों को छुपाए हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं? पुलिस को गुमराह किया गया। अब पुलिस कैसे गुमराह हुई, ये पुलिस जाने और डायरेक्टर जाने। इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, क्योंकि डायरेक्टर एक बहुत बड़ा पैसे वाला संस्था का डायरेक्टर है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे से वो दुनिया को खरीद सकता है। वो कहता है, ऐसा उसका मानना है कि मैं पैसे से दुनिया को खरीद सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से कठोर कार्रवाई। मानिक लाल हाँ, वो साल भर पहले की बात है। अपराधी का रिकॉर्ड सही बात है। जो है अभी सूत्रों द्वारा मालूम हुआ, पुजारी का जो है 376 का मामला चल रहा था, आज से 4 साल या 5 साल पहले का। ये बात तो सही बात है। अगर इसका 20 का निकाला जाए तो क्राइम में कई जुड़े हुए इसके जो है सामने आएंगे। जो है आपको लगता है कि ये जो स्टूडेंट थे जिनको चेहरा बनाया गया और बल्कि इसके पीछे आपराधिक लोग ही, ये बात तो सही है। अभी ये लोग बहुत लड़के लोग हैं, इनके ऊपर एक पावर है, इसके इशारे में पूरा काम हुआ है। अभी इन लड़कों के पास इतनी पावर नहीं थी, बच्चों का कतल करना, बांध के दरिया में फेंक देना, इनके पास इतनी पावर नहीं थी। इनको इशारा किया गया, इनको आदेश दिया गया, इस पर कौन बैठा हुआ है, इस तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अगर पुलिस पहुंच भी गई है तो इस बात को दबा दिया गया है। पैसे खा के नया गाँव थाना इंचार्ज और यहाँ का एसपी जो है, ये पूरे इनके फेवर में काम किए शुरू से आज तक। जहाँ कहा गया कि जहाँ छापा मारना है, इंक्वायरी करना है, उन्होंने अनदेखा किया। और जैन जो डॉक्टर जैन है, बीके जैन है, उन्होंने इस कार्रवाई को बाधित किया है, कई जगह विरोध किया, रोका है, सही तरह से जाँच नहीं होने दिया, क्योंकि बच्चे 50 मिनट के अंदर ही थे। और डॉक्टर जैन के इशारे में ही सारा गेम हुआ है। अगर इसमें सीबीआई जांच होगी तो उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा फौरन। ये क्षेत्र की जनता की मांग है और इस टेस्ट को ये अपने बाप की जागीर बना के बैठ रखा है, इसी की मनमानी चल रहा है और ये आतंक का गढ़ बनता चला जा रहा दिन पे दिन। और इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्यों नहीं ध्यान दे रही है? एमपी में बटा हुआ क्षेत्र है ये, इसलिए सरकार नहीं ध्यान दे रही है। ये सदगुरु के नाम से ऐसा नहीं, वो घटना मुझे मालूम है, मैं काफी दिन की घटना है, उसका मैं रिकॉर्ड निकाल सकती हूँ। तो ऐसे अपराध करने वालों को ये संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म करना चाहिए। इसको ये जानकी उनकी जो भी संस्था है, ये सरकार के खाते में जाना चाहिए, ये सरकारी होनी चाहिए। इसलिए कि ये जैन बहुत गुंडे पाल रखा है, ऐसे लोगों को ये महंत बनाए रहता है और ऐसा बड़ा अपराध करवाते हैं। अभी एक बार और घटना हुई थी यहाँ, बहुत सारा बताओ। और आज ये स्कूल से बच्चे गए, बस खड़ी हो गई, क्यों खड़ी हुई आखिरकार? तो ये स्कूल की बस थी, ये ट्रस्ट की बस थी और वो आदमी थे, वहीं के आदमी थे जो आज ये दिया है इन्होंने लिख के कि ये अपराधी हैं। मीडिया के माध्यम से हम सुना है, तो ये वहीं के तो थे, वहीं के पुजारी थे, उन्हीं के बच्चे थे। और इसमें कौन कौन शामिल थे, ये सब वहीं के काम करने वाले थे। तो इसका दोषी कौन है? जैन को जेल जाना चाहिए, पक्का पहला नंबर जैन को जेल जाना चाहिए। और वो ड्राइवर का भी हाथ है इसमें, जो बस क्यों रोका।
बस क्यों गुलाबी गैंग का क्या स्टैंड होगा? गुलाबी गैंग तो कल अपना झंडा फहरा रहा है ना। गुलाबी गैंग लगातार पूरे हिंदुस्तान तक में ये बात पहुंच रही है। और ये जो हम अभी तो कल हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे कि ये मांगे हमारी पूरी हो, इसमें सीबीआई जांच हो और ये जानकी कुंड का ट्रस्ट हटाया जाए। ये सरकारी होना चाहिए। हमारी 3-4 मांगे हैं और सबसे बड़ी कड़ी से कड़ी सजा चैन को होना चाहिए और जो अपराध ये हुआ है इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी मांगे यही है, हम चुप नहीं बैठेंगे। गुलाबी गैंग के हमारे ये मेंबर हैं माया जी, जिलाध्यक्ष गीता जी हैं और कल अभी फरीदा जी का फोन आया है। अभी कल आ रही हैं महिलाएं, बहुत काफ़ी आ रही हैं और जैसे जैसे महिलाएं सुन रही हैं तो वो कह रही हैं कि हम चित्रकूट को घेरेंगे और ये संस्था जो है ये रद्द होनी चाहिए। ये माँ का दिल है। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जानकी कुंड का जैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जानकी कुंड का जैन मुर्दाबाद, जय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सीबीआई जांच हो, हमारी मांगे पूरी हो, सीबीआई जांच हो, हमारी मांगे पूरी हो, सीबीआई जांच हो। हमारी मांगे पूरी हो। अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। गली गली में शोर है, जैन सब साहब चोर है, गली गली में चोर है, संस्था वाले चोर है, जिले जिले में शोर है, जैन साहब चोर है, अपराधी है। अरे हत्यारा तो है, चोरी भी करवा रहा है। जो समाचार सामने निकल कर आ रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। जुड़वा बच्चों के पिता ब्रजेश रावत कई सवाल उठाते हैं। वह यह भी कहते हैं कि अगर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए तो सच सामने आएगा और यही हमारे दोनों बच्चों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आप श्रद्धांजलि नहीं भी दे सकते हैं तो मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर आप इस मामले की सीबीआई जांच करें तो सच सबके सामने आ सकता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर जिस ढंग से श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया, लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। अगर 10% लोग भी इन बच्चों के पिता ब्रजेश रावत की बात पर समर्थन के लिए साथ दें तो सरकार सीबीआई मामले के लिए झुकेगी और सच सबके सामने आएगा। मृतक इन बच्चों, अपहृत जुड़वा बच्चों के पिता का कहना है कि पुलिस के आईजी, डीआईजी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हें फिरौती देने की जानकारी नहीं दी गई। रावत ने कहा कि पुलिस को पल पल की जानकारी दी जाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस जगह पर फिरौती दी गई उस जगह से सिर्फ 500-600 मीटर की दूरी पर एमपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी की गाड़ी खड़ी थी। यह संगीन और गंभीर आरोप है। कुल मिलाकर 8 दिन में 10 मोबाइल से अपहरणकर्ताओं ने ब्रजेश रावत से 22 बार बात की थी। ब्रजेश रावत सवाल उठाते हैं कि जब उनका फोन सर्विलांस पर था तो पुलिस को यह क्यों नहीं पता लग पाया कि कहां से उनकी मोबाइल पर कॉल किया जाता है। अपहरण के दूसरे दिन यानी 13 फरवरी से ही अपहरणकर्ताओं ने ब्रजेश रावत के मोबाइल पर फिरौती के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया था। ब्रजेश के मुताबिक अपहरणकर्ताओं का पहला फोन दोपहर 12:51 पर मोबाइल नंबर 9773450029 से आया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने चुप्पी साध ली। फिर 18 फरवरी को रात 11:23 से 11:41 तक मोबाइल नंबर 7080933799 से 4 बार कॉल किए। इसके बाद बदमाशों ने बातचीत का माध्यम बदला और 19 फरवरी की शाम 4:24 से रात 9:53 के बीच 3 बार इंटरनेट कॉलिंग की।
इसी रात 10:21 और 11:49 पर मोबाइल बदल कर संपर्क किए गए। ठीक इसी प्रकार 20 फरवरी को रात 12:49 से रात 1:58 के बीच मोबाइल नंबर 6307708065 से अपहरणकर्ताओं ने ब्रजेश रावत से 7 बार बात की और इसी रात 11 मिनट बाद बदमाशों ने एक बार फिर से मोबाइल बदला और 8081001465 से रात 2:09 से रात 2:50 के बीच 4 कॉल किए। 20 फरवरी को अंतिम संपर्क शाम 4:51 पर इंटरनेट कॉल +8244 के जरिए किया गया। अपहरणकर्ताओं ने मोबाइल बार बार बदले, लेकिन अपहृत बच्चों के पिता का मोबाइल जब पुलिस ने सर्विलांस पर लगा रखा था तो उनके पिता का यह आरोप है कि पुलिस को यह क्यों नहीं पता लगा कि आखिर वह कॉल कहां से आ रहा है और पुलिस इस बात को क्यों छिपा रही है कि उन्हें जानकारी फिरौती की नहीं है। वो उनके पिता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि फिरौती की जानकारी मैंने पल पल पुलिस को कॉलिंग की और फिरौती की सारी जानकारी दी है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, लेकिन यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर भी है। तराई अंचल होने के कारण यहाँ पर दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी बना हुआ है। जितने दस्यु नहीं पकड़े जाते, जितने दस्यु यहाँ नहीं हैं, उससे ज्यादा पुलिस यहाँ पर रसद पहुंचाने और दस्युओं की मदद करने के नाम पर कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक सवाल और भी है कि जो लोग दस्युओं को, डकैतों को रसद पहुंचाने जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, तो पुलिस उनके साथ साधारण ग्रामीण बनकर क्यों नहीं सीधे डकैतों तक पहुंचती? ऐसे अनेकों सवाल इस तराई अंचल के लोग उठाते आ रहे हैं। इससे पुलिस खुद कटघरे में खड़ी नजर आती है। पुलिस ने पत्रकार वार्ता में बजरंग दल और भाजपा का गाड़ी में झंडा लगा होने का मामला उठाकर इसे राजनीतिक रूप दे दिया। कांग्रेस की सरकार है, भाजपा का जुड़ा होना इसमें नाम आने के कारण ये भाजपा और कांग्रेस का एक राजनीतिक रंग ले लिया इस मामले में। लेकिन राजनीतिक रंग के पीछे अपहृत बच्चों के पिता ने जो आवाज उठाई है, वह भी एक इस व्यवस्था पर बहुत बड़ी अंगुली उठाता हुआ मामला नजर आता है। क्या लगता है कि सीबीआई जांच इस मामले की होगी? क्योंकि जिस ढंग से उस मृतक के पिता ने बताया कि मराठी और बंगाली में उनसे बात की गई, आखिर ऐसे बड़े लोग कौन हैं? उनका कहना है कि इसमें बहुत बड़े हाथ भी शामिल हैं। आखिर ऐसे बड़े कौन लोग हैं? उनके चेहरों से नकाब उठेगा कि नहीं उठेगा? आखिर उनके चेहरों से नकाब उठाएगा तो कौन उठाएगा? अब मध्य प्रदेश के मंत्री उनके मृतक के घर पहुंच रहे हैं, उनसे बात करके आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के भी मंत्री उनसे मिल रहे हैं। वह अलग से उधर से मदद करने की बात कर रहे हैं। दोनों ही सरकार के मंत्रियों से, दोनों तरफ की गवर्नमेंट से, दोनों तरफ के नेताओं से उन बच्चों के पिता ने सिर्फ एक ही बात कही है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराएं। एक तरफ भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। क्या दोनों सरकारें इसके लिए राजी होंगी, इसके लिए तैयार होंगी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और उन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके? सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाले लोग क्या आगे आकर इसकी मांग या उस बच्चों के पिता का समर्थन करेंगे? दोस्तों, मैं रम्मू सिंह। मेरा चैनल सबसे पहले देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगें तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।